दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर की क्लास। तो देखिए हमारा चल रहा था दोस्तों क्लास पहले से, तो आप पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम मानव निर्मित सब्जी है जी दोस्तों। प्रथम मानव निर्मित सब्जी है, आपको बताना है प्रथम मानव निर्मित सब्जी है। आप साथ के साथ अपने आंसर सोचिए दोस्तों, आप या लाइव चैट में या कमेंट में आप अपना आंसर भी दे सकते हैं। तो प्रथम मानव निर्मित सब्जी है, ऑप्शन है दोस्तों आलू, टमाटर, अरबी, रूटाबागा। तो देखिए प्रथम मानव निर्मित सब्जी बतानी है दोस्तों, जो प्रथम मानव निर्मित सब्जी है कौन सी है इन ऑप्शन में से, आलू, टमाटर, अरबी, रूटाबागा। तो देखिए प्रथम मानव निर्मित सब्जी कौन सी है दोस्तों, रूटाबागा। आपको ध्यान रखना है प्रथम मानव निर्मित सब्जी रूटाबागा है। जबकि फल की बात करें दोस्तों, प्रथम मानव निर्मित फल है वो किन्नो है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों प्रथम मानव निर्मित फल कौन सा है, किन्नो। सब्जी की बात करें तो रूटाबागा, और यदि अपन फल की बात करें तो किन्नो, और अनाज की बात करें सीरियल्स की तो दोस्तों टिट्रिकेल। आपको ध्यान रखना है प्रथम मानव निर्मित अनाज कौन सा है, टिट्रिकेल। आपको ध्यान रखना है टिट्रिकेल है। और यदि अपन सब्जी की बात करें तो रूटाबागा है दोस्तों, और यदि अपन फल की बात करें तो प्रथम मानव निर्मित फल कौन सा है दोस्तों, किन्नो। इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज लवण है दोस्तों। फल और सब्जियों में कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं वो आपको बताना है। मुख्य खनिज लवण कौन कौन से हैं, तो देखिए कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, ये ऑप्शन है दोस्तों या सभी। तो दोस्तों फल और सब्जियों में कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, तो दोस्तों फल और सब्जियों में है कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, ये सभी खनिज लवण है पाए जाते हैं जी दोस्तों। मुख्य रूप से दोस्तों कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन ये तीनों ही खनिज लवण है सब्जियों में पाए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है जी दोस्तों। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, हड्डियां कमजोर, सूखा रोग, फोटोफोबिया। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, कैल्शियम की कमी से सूखा रोग होता है जी दोस्तों। सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग होता है। इसके अलावा एनीमिया है दोस्तों, एफी की कमी जी दोस्तों। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया जी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है एनीमिया किससे होता है दोस्तों, आयरन की कमी से जी दोस्तों। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, कैल्शियम की कमी से सूखा रोग होता है। और दोस्तों फास्फोरस की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। फास्फोरस की कमी से क्या होता है दोस्तों, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों फोटोफोबिया जी दोस्तों, फोटोफोबिया यानी त्वचा का फटना, विटामिन बी टू की कमी से होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि फोटोफोबिया किससे होता है दोस्तों, विटामिन बी टू की कमी से जी दोस्तों। विटामिन बी टू की कमी से फोटोफोबिया रोग होता है। आपको ध्यान रखना है कैल्शियम की कमी से सूखा रोग होता है, एफी की कमी से एनीमिया, और फास्फोरस की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। और जो दोस्तों विटामिन बी टू है उसकी कमी से फोटोफोबिया रोग हो जाता है जी दोस्तों। फोटोफोबिया यानी त्वचा का फटना। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है जी दोस्तों। इनमें से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बताना है, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बताना है इनमें से, अखरोट, बादाम, काजू जी दोस्तों। अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है इनमें से, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू। तो देखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें इनमें से किशमिश जी दोस्तों। किशमिश में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किशमिश और खजूर। आपको ध्यान रखना है किशमिश और खजूर में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जी दोस्तों, किशमिश और खजूर में। इसके अलावा अखरोट और बादाम में सर्वाधिक वसा। आपको ध्यान रखना है अखरोट और बादाम में वसा पाई जाती है, अखरोट और बादाम में वसा पाई जाती है। इसके अलावा किशमिश में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किशमिश और खजूर जी दोस्तों, आपको खजूर भी ध्यान रखना है, अखरोट किशमिश के साथ में खजूर, किशमिश और खजूर दोनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम है जी दोस्तों। जो विटामिन के है, विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है आपको। आपको पता होगा विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों जी दोस्तों। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो इसकी कमी से कौन सा इसका रासायनिक नाम बताना है, कैल्सीफिरोल, फाइलोक्विनोन, टेकोफिरोल, राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम होगा दोस्तों फाइलोक्विनोन। आपको विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। इसके अलावा कैल्सीफिरोल जी दोस्तों, कैल्सीफिरोल किसका रासायनिक नाम है दोस्तों, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल। आपको ध्यान रखना है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है जी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टेकोफिरोल दोस्तों, टेकोफिरोल किसका नाम है दोस्तों, टेकोफिरोल दोस्तों विटामिन ई का नाम है। आपको ध्यान रखना है टेकोफेरोल विटामिन ई का नाम है। और जो राइबोफ्लेविन है जी दोस्तों, राइबोफ्लेविन है विटामिन बी टू का नाम है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। आपको ध्यान रखना है दोस्तों विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। और विटामिन के का नाम क्या है दोस्तों, फाइलोक्विनोन। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल और विटामिन ई का नाम टेकोफेरोल। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, विटामिन ई की प्रचुरता पाई जाती है। विटामिन ई किस में प्रचुर पाया जाता है, तो देखिए विटामिन ई नाशपाती, गेहूं के छिलके, करौंदा, खजूर। विटामिन ई किस में प्रचुरता पाई जाती है दोस्तों, विटामिन ई की। तो देखिए दोस्तों विटामिन ई की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है गेहूं के छिलके में जी दोस्तों। आपको पता होगा गेहूं के छिलके में। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाजपन, स्टेरिटी रोग हो जाता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है दोस्तों, गेहूं के छिलके में। आपको ध्यान रखना है गेहूं के छिलके में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, गेहूं के छिलके में विटामिन ई की प्रचुरता पाई जाती है।
आगे वाला क्वेश्चन है, विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। जी दोस्तों, आपको बताना है कि विटामिन सी है उसकी सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, आंवला, बारबडोस चेरी, धनिया की पत्तियां या इन सभी में। तो दोस्तों देखिए, विटामिन सी है इन सभी में पाई जाती है, आंवले में पाई जाती है, बारबडोस चेरी में पाई जाती है, धनिया की पत्तियों में पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन तीनों में से दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाएगा, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाएगा बारबडोस चेरी में। आपको ध्यान रखना है, बारबडोस चेरी में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाएगा। इसके अलावा आंवला है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पाया जाएगा बारबडोस चेरी में, उसके बाद आंवले में, फिर धनिया की पत्तियों में। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, बारबडोस चेरी में। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, पूछे हुए क्वेश्चंस है, तो आपको अच्छे से देखना है और इनको ध्यान रखना है। च्यवनप्राश बनाई जाती है। जी दोस्तों, च्यवनप्राश है वो किससे बनाई जाती है, पपीता, आंवला, हरड़, बहेड़ा। तो दोस्तों च्यवनप्राश किससे बनाई जाती है, दोस्तों च्यवनप्राश आंवले से बनाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, च्यवनप्राश आंवले से बनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो हरड़ और बहेड़ा है, दोस्तों च्यवनप्राश तो आंवला से बनाई जाती है। इसके अलावा आंवला, हरड़, भेड़ा, इन तीनों से, जी दोस्तों इन तीनों के मिश्रण से दोस्तों त्रिफला चूर्ण बनाई जाती है। जी दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि त्रिफला चूर्ण है आंवला, हरड़ और भेड़ा से बनाई जाती है, और च्यवनप्राश है केवल आंवले से बनाई जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, सदाबहार पौधों का रोपण कार्य करते हैं। जी दोस्तों, जो सदाबहार पौधे होते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं, उनका रोपण कार्य, नर्सरी लगा ली फिर उनको दूसरी जगह पर स्थानांतरण करेंगे, उनका रोपण करेंगे, तो वो कब करते हैं। ऑप्शन देखिए, दिसंबर से जनवरी, फरवरी से मार्च, सितंबर से अक्टूबर और जून जुलाई। जी दोस्तों, जून जुलाई। तो दोस्तों देखिए, सदाबहार पौधों का रोपण कार्य कब करते हैं, तो दोस्तों सदाबहार पौधों का रोपण कार्य करते हैं दोस्तों जून जुलाई यानी वर्षा ऋतु में। जी दोस्तों, सदाबहार पौधों का रोपण कार्य कब करते हैं दोस्तों, जून जुलाई में। इसके अलावा पर्णपाती, जी दोस्तों पर्णपाती पौधे होते हैं, उनका रोपण कार्य कब करते हैं दोस्तों, फरवरी मार्च में। आपको ध्यान रखना है, पर्णपाती पौधों का रोपण कार्य फरवरी मार्च में करते हैं। और जो दोस्तों सदाबहार, जी दोस्तों सदाबहार यानी सदा हरे भरे रहने वाले पौधे हैं, उनका रोपण कार्य वर्षा ऋतु या जून जुलाई में। जी दोस्तों, रोपण कार्य यानी अपन ने पहले नर्सरी लगा ली, फिर नर्सरी के बाद उनको अपन को दूसरी जगह लगाना है नर्सरी से हटा के, तो वो कब लगाएंगे दोस्तों, जो पर्णपाती पौधे होंगे उनका तो फरवरी मार्च, और जो दोस्तों सदाबहार पौधे होंगे उनका जून जुलाई में अपन स्थानांतरण करेंगे। आगे दोस्तों अर्धशीतोष्ण जलवायु के फल है। जी दोस्तों सब ट्रॉपिकल, आपको बताना सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल है, अर्धशीतोष्ण जलवायु के फल है आम, बेर, अमरूद। जी दोस्तों जी दोस्तों सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल इनमें से कौन से हैं दोस्तों, आम, बेर, अमरूद। तो दोस्तों देखिए, अर्धशीतोष्ण जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल कौन से हैं, तो दोस्तों आम, बेर, अमरूद। दोस्तों ये सभी है सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल है। इसके अलावा संतरा और नींबू है, वो भी सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल है। जी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अर्धशीतोष्ण जलवायु के फल, सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल है आम, बेर, अमरूद, संतरा, नींबू। इसके अलावा दोस्तों गर्म जलवायु के फल की बात करें तो केला और नारियल गर्म जलवायु के फल है। जी दोस्तों, केला, नारियल गर्म जलवायु के फल है। इसके अलावा शीतोष्ण जलवायु की बात करें तो दोस्तों सेब हो गए, ये शीतोष्ण जलवायु के फल है। और अर्धशीतोष्ण के आपको ध्यान रखना है, आम, बेर, अमरूद, संतरा, नींबू, ये है अर्धशीतोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल है। तो दोस्तों इनको आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर किसके बराबर होता है दोस्तों, 1000 मीटर, 10,000 मीटर और 40-43 मीटर और 25-30 मीटर। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर के बराबर होता है। और 40-43 1 एकड़ के बराबर होता है। 40-43 मीटर दोस्तों 1 एकड़ के बराबर होता है। और 25-30 मीटर बराबर 1 बीघा। 25-30 मीटर को हम 1 बीघा बोलेंगे। जी दोस्तों 25-30 मीटर को अपन क्या बोलेंगे, 1 बीघा। और इसके अलावा 40-46 को 1 एकड़ बोलेंगे। 40-46 मीटर जगह है उसको अपन 1 एकड़ बोलेंगे। और 10,000 मीटर जगह है तो उसको दोस्तों अपन बोलेंगे 1 हेक्टर। ध्यान रखना है आपको दोस्तों, 10,000 मीटर यदि जगह है तो उसको अपन 1 हेक्टर जगह बोलेंगे। और यदि 40-46 मीटर है तो उसको 1 एकड़ बोलेंगे। और 25-30 है तो उसको अपन 1 बीघा बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहाड़ी क्षेत्रों के रेखांकन की उपयुक्त विधि है। जी दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र है उनमें रेखांकन करने के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, मीडो विधि, आयताकार विधि, समुच्चय विधि, वर्गाकार विधि। तो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों के रेखांकन की सबसे उपयुक्त विधि है समुच्चय विधि। जी दोस्तों समुच्चय विधि या कंटूर विधि इसको बोलते हैं। समुच्चय विधि बेस्ट है दोस्तों उबड़ खबड़ वाली जमीन के लिए या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समुच्चय विधि। इसके अलावा मीडो विधि है दोस्तों। मीडो विधि अमरूद के रेखांकन की नई विधि है जो इजराइल से आई है। इसमें R×P 2×1 रखते हैं। अमरूद के लिए बेस्ट है दोस्तों मीडो विधि जो इजराइल से आई है, नई विधि है। और पहाड़ी क्षेत्रों के रेखांकन की उपयुक्त विधि समुच्चय विधि है। आगे वाला क्वेश्चन है, पूरक पौधों के रूप में उपयुक्त फल वृक्ष है। जी दोस्तों अपन पूरक पौधे लगाते हैं, पंचभुजाकार विधि में हो गए, अपन पूरक पौधे लगाते हैं तो उनके लिए सबसे उपयुक्त फल वृक्ष कौन से हैं दोस्तों, आम, जामुन, फालसा, कटहल। तो दोस्तों पूरक पौधे लगाते हैं अपन, पता होगा दोस्तों पूरक पौधे पिलर प्लांट बीच में लगाते हैं। तो पिलर जो पूरक पौधे होते हैं उसके लिए कौन सा फल वृक्ष बेस्ट है दोस्तों, इनमें से आम, जामुन, फालसा, कटहल। तो देखिए पूरक पौधे होते हैं दोस्तों उनकी छोटे हो थोड़े और जल्दी उनका प्रोडक्शन हो वो वाले पौधे बेस्ट रहते हैं। तो दोस्तों कौन सा होगा इनमें से दोस्तों, फालसा। जी दोस्तों
फालसा बेस्ट होगा। इसके अलावा पपीता और केला भी अपन लगा सकते हैं। फालसा, पपीता, केला है दोस्तों पिलर यानी पूरक पौधे के रूप में बेस्ट है। पूरक पौधे के रूप में दोस्तों बेस्ट है कौन कौन से दोस्तों, फालसा हो गया और पपीता हो गया, केला हो गया। इसके अलावा दोस्तों आम, जामुन, कटहल, इनका ध्यान रखना है, इनकी R/P 10/10 रखते हैं जी दोस्तों। इनकी R/P 10/10 रखते हैं। किस किस की दोस्तों, आम, जामुन और कटहल की R/P 10/10 रखते हैं। और पूरक पौधे के रूप में किसका यूज करेंगे दोस्तों, फालसा, पपीता और केला जी दोस्तों। फालसा, पपीता और केला है, इनका उपयोग पूरक पौधे के रूप में करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, आंवले का प्रवर्धन करते हैं जी दोस्तों। आंवले का प्रवर्धन किससे करते हैं, पेच बडिंग, रिंग बडिंग, सीड बडिंग या बीज। तो दोस्तों आंवले का प्रवर्धन किससे करते हैं, तो देखिए पेच बडिंग, रिंग बडिंग, सीड बडिंग या बीज। तो दोस्तों आंवले का प्रवर्धन किससे करते हैं दोस्तों, आंवले का प्रवर्धन करते हैं पेच बडिंग से। आपको ध्यान रखना है, आंवले का प्रवर्धन पेच बडिंग से करते हैं। इसके अलावा रिंग बडिंग से दोस्तों बेर का प्रवर्धन करते हैं। बेर का प्रवर्धन रिंग बडिंग से करते हैं। इसके अलावा सील्ड बडिंग दोस्तों, सील्ड बडिंग को क्या बोलते हैं, टी बडिंग। सील्ड बडिंग को टी बडिंग भी बोलते हैं जी दोस्तों। सील्ड बडिंग को टी बडिंग भी बोलते हैं। और किसका प्रवर्धन करते हैं दोस्तों, टी बडिंग से दोस्तों, गुलाब का हो गया, माल्टा का हो गया, इनका प्रवर्धन किससे करते हैं दोस्तों, टी बडिंग या सील्ड बडिंग से। और दोस्तों बेल जी दोस्तों, बेल पत्तर और आंवला है, इनका प्रवर्धन पेच बडिंग से करते हैं। आपको ध्यान रखना, बेल पत्तर जी दोस्तों, बेल होता है, बेल पत्तर, उसका प्रवर्धन भी पेच बडिंग से करते हैं। आंवले का प्रवर्धन भी पेच बडिंग से करते हैं। और रिंग बडिंग का प्रवर्धन दोस्तों, रिंग बडिंग किसका प्रवर्धन करते हैं, रिंग बडिंग से, बेर का। आपको ध्यान रखना, बेर का प्रवर्धन रिंग बडिंग से। बीज से किसका करते हैं दोस्तों, पपीता का जी दोस्तों। पपीता का प्रवर्धन बीज से ही करते हैं दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, आंवले और बेल पत्तर का प्रवर्धन पेच बडिंग से करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, ड्रूप या स्टील फल का प्रकार होता है जी दोस्तों। ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट, ड्रूप या स्टील किसका होता है दोस्तों, आम, बेर, नारियल। तो दोस्तों ये है तीनों दोस्तों, आम, बेर और नारियल, इनका फल का प्रकार दोस्तों क्या होता है, ड्रूप या स्टील। आपको ध्यान रखना है, आम, बेर और नारियल के फल का प्रकार ड्रूप या स्टील होता है। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय फलों में जी दोस्तों, नींबू वर्गीय पौधों में फलों को गिरने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जी दोस्तों। जो नींबू वर्गीय पौधे होते हैं उनमें फलों के दोस्तों गिरने की समस्या बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो उनको रोकने के लिए किसका यूज करेंगे, नींबू वर्गीय फलों में गिरने से बचाने के लिए। फल है बिना पके ही गिर जाते हैं, कच्चे ही गिर जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए किसका स्प्रे करेंगे दोस्तों, NaA IBA 2,4-D इथेफोन। तो दोस्तों किसका स्प्रे करेंगे दोस्तों, 2,4-D जी दोस्तों, 2,4-D का स्प्रे करेंगे। अब 2,4-D क्या है दोस्तों, वैसे तो खरपतवार नाशी है 2,4-D जी दोस्तों। 2,4-D है, खरपतवार नाशी है और हार्मोन भी है, दोनों के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि 20 ppm से यदि 2,4-D की अधिक मात्रा अपन लेंगे तो वो खरपतवार नाशी के रूप में काम करेगा जी दोस्तों। खरपतवार नाशी के रूप में काम करेगा यदि 20 ppm से अपन अधिक मात्रा लेंगे। और यदि 20 ppm से अपन कम मात्रा लेंगे जी दोस्तों, 20 ppm से यदि अपन 2,4-D की मात्रा कम लेंगे तो दोस्तों इसके हार्मोन के रूप में काम करेगा जी दोस्तों, हार्मोन के रूप में काम करेगा। तो नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उनमें फलों को गिरने से बचाने के लिए 2,4-D का यूज करते हैं 20 ppm से कम जी दोस्तों। 20 ppm से यदि कम अपन यूज करेंगे तो वो हार्मोन के रूप में काम करेगा, और 20 ppm से अधिक मात्रा यदि अपन यूज करेंगे तो वो खरपतवार नाशी के रूप में काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नींबू वर्गीय फलों में फलों को गिरने से बचाने के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं 20 ppm से कम। इसके अलावा इथोफोन दोस्तों जी दोस्तों, जो नींबू वर्गीय फलों में जो हरापन होता है उसको हटाने के लिए इथेफोन का यूज किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नींबू वर्गीय फलों में हरेपन को हटाने के लिए या डीग्रीनिंग को हटाने के लिए इथेफोन का यूज किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, नींबू की बीज रहित किस्म है जी दोस्तों। नींबू की बीज रहित किस्म बतानी है आपको, जालोर सीडलेस, जयदेवी, इंदौर सीडलेस, प्रेमलिन। तो नींबू की बीज रहित किस्म कौन सी है दोस्तों इनमें से, तो देखिए नींबू की बीज रहित किस्म है दोस्तों इंदौर सीडलेस। आपको ध्यान रखना है, इंदौर सीडलेस नींबू की बीज रहित किस्म है। और जालोर सीडलेस दोस्तों किसकी किस्म है दोस्तों, जालोर सीडलेस अनार की किस्म है जी दोस्तों। जालोर सीडलेस अनार की किस्म है और इंदौर सीडलेस नींबू की बीज रहित किस्म है। जयदेवी दोस्तों नींबू की सुगंधित किस्म है, आपको ध्यान रखना है, जयदेवी नींबू की सुगंधित किस्म है दोस्तों। ये जयदेवी, इंदौर सीडलेस और प्रेमलिन ये तीनों नींबू की किस्म है, जबकि जालोर सीडलेस है अनार की किस्म है। तो नींबू की बीज रहित किस्म कौन सी है, इंदौर सीडलेस। आपको ध्यान रखना है, इंदौर सीडलेस नींबू की बीज रहित किस्म है। नींबू वर्गीय फलों में कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है जी दोस्तों, कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबेक, एक्जेथमा, लिटिल लीफ जी दोस्तों। नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनमें कॉपर की यदि कमी हो जाती है तो डायबेक, एक्जेथमा, लिटिल लीफ कौन सा रोग होता है, तो देखिए दोस्तों, नींबू की कमी, कॉपर की कमी से नींबू वर्गीय फलों में ये तीनों ही रोग होते हैं, डायबेक भी हो जाता है, एक्जेथमा भी हो जाता है और लिटिल लीफ भी। यदि कॉपर की कमी हो जाती है नींबू वर्गीय फलों में तो ये तीनों ही रोग होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, मुख्यतः खाया जाने वाला केला होता है जी दोस्तों। केला खाया जाने वाला होता है, वो कैसा होता है, मोनोप्लाइड, ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो देखिए दोस्तों, मुख्यतः खाया जाने वाला केला कैसा होता है, मोनोप्लाइड, ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो कैसा होता है दोस्तों, मुख्यतः खाया जाने वाला केला ट्राइप्लॉइड जी दोस्तों। ट्राइप्लॉइड यानी दोस्तों द्विगुणित। आपको ध्यान रखना है, खाया जाने वाला केला होता है वो द्विगुणित होता है दोस्तों, बीज रहित जी दोस्तों, द्विगुणित होता है दोस्तों खाया जाने वाला केला। अब देखिए दोस्तों, इनमें गुणसूत्र कितने होंगे, मोनोप्लॉइड में होंगे दोस्तों 22 एक गुणित, और द्विगुणित में होंगे दोस्तों 33 जी दोस्तों। और जो चतुर्गुणित, जो त्रिगुणित होंगे दोस्तों, त्रिगुणित में होंगे दोस्तों 44
जी दोस्तों आपको ध्यान रखना, मोनोप्लॉइड में 22 होंगे, ट्राइप्लॉइड में 33 होंगे और टेट्राप्लॉइड में 44 गुणसूत्र होंगे। तो खाया जाने वाला केला कौन सा होता है दोस्तों? 33, ट्राइप्लॉइड द्विगुणित। जी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, खाया जाने वाला केले में ट्राइप्लॉइड होता है और 33 गुणसूत्र होते हैं, और मोनोप्लॉइड में 22, टेट्राप्लॉइड में 44। जी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, खाया जाने वाला केले में 33 गुणसूत्र होते हैं और वो ट्राइप्लॉइड होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, पपीता की डायोसियस किस्मों की बीज दर रखते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, पपीता दो प्रकार की होती है, डायोसियस और गाइनोडायोसियस। तो देखिए डायोसियस किस्मों की बीज दर कितनी रखते हैं? तो दोस्तों डायोसियस किस्मों की बीज दर रखते हैं दोस्तों 500 से 100, 50 से 100 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, 400 से 500 ग्राम और 600 से 70 ग्राम। जी दोस्तों ये ग्राम में है। तो देखिए दोस्तों डायोसियस किस्मों की, डायोसियस यानी दोस्तों एक गुणित, जी दोस्तों एक लिंगी, डायोसियस का मतलब होता है दोस्तों एक लिंगी। तो दोस्तों डायोसियस किस्मों की बीज दर रखते हैं दोस्तों 250 से 300 ग्राम। आपको ध्यान रखना है, डायोसियस किस्मों की बीज दर 250 से 300 ग्राम। इसके अलावा गाइनोडायोसियस यानी द्विगुणित, जी दोस्तों गाइनोडायोसियस की बीज दर रखते हैं दोस्तों 400 से 500 ग्राम। आपको ध्यान रखना है, पपीता दो प्रकार की होती है, एक लिंगी और द्विलिंगी, यानी डायोसियस और गाइनोडायोसियस। तो देखिए डायोसियस की बीज दर रखते हैं 250 से 300 ग्राम, गाइनोडायोसिस की बीज दर रखते हैं 400 से 500 ग्राम। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पपीता की सर्वाधिक विटामिन ए वाली किस्म है। जी दोस्तों कौन सी किस्म में सर्वाधिक ए पाया जाता है? पूसा मेजेस्टी, रेड लेडी, सूर्य, सनराइज, सोलो। तो देखिए दोस्तों पूसा मेजेस्टी है, इसमें सर्वाधिक पपेन की मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक पपेन के लिए बेस्ट किस्म पूसा मेजेस्टी है। इसके अलावा सनराइज सोलो है दोस्तों, सनराइज सोलो में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जी दोस्तों पपीता की सनराइज सोलो में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अंगूर में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जी दोस्तों जो अंगूर होता है, अंगूर में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है? Fe, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो देखिए अंगूर में दोस्तों किसकी कमी पाई जाती है? अंगूर में दोस्तों मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, अंगूर में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। भारत में प्रथम केवीके कब बना? जी दोस्तों भारत में प्रथम केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र कब बना दोस्तों भारत में? तो देखिए दोस्तों 1964, 1972, 1974, 1976। तो भारत में प्रथम केवीके कब बना? 1974 में। कब, कहाँ बना दोस्तों? पांडिचेरी में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पांडिचेरी में प्रथम केवीके बना दोस्तों 1974 में। इसके अलावा राजस्थान में कब बना? 1976 में बना। और कहाँ बना दोस्तों? फतेहपुर सीकर में। फतेहपुर सीकर में दोस्तों प्रथम केवीके बना, राजस्थान में फतेहपुर सीकर में 1976 में। और भारत में कब बना? 1974 में। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अमरूद में ब्रोंजिंग विकार किसकी कमी से होता है? अमरूद में ब्रोंजिंग विकार बोरोन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, जिंक की कमी से, पोटेशियम की कमी से। तो देखिए ब्रोंजिंग विकार जिंक की कमी से होता है। जी दोस्तों अमरूद में ब्रोंजिंग विकार जिंक की कमी से होते हैं। जी दोस्तों अमरूद में ब्रोंजिंग विकार किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। दोस्तों यदि आप लास्ट ईयर का पेपर नहीं देखे हो 2018 या 19 का, जो सुपरवाइजर का है, तो वो भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कट ऑफ देख सकते हो आप 2018-19 की जो कट ऑफ क्या रही थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम दाल चाहिए? जी दोस्तों ICMR क्या होता है? जी दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। जी दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है। ICMR एक संस्था है दोस्तों, वो उसके अनुसार एक व्यक्ति को कितने ग्राम दाल चाहिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट कितनी होती है दाल की? तो देखिए दोस्तों ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को 80 ग्राम दाल चाहिए। जी दोस्तों एक व्यक्ति को एक दिन में 80 ग्राम दाल चाहिए, 40 ग्राम दोस्तों तेल चाहिए और शर्करा, तेल और शर्करा 40 ग्राम चाहिए, और 80 ग्राम दोस्तों क्या चाहिए? दाल। इसके अलावा 120 ग्राम फ्रूट चाहिए, और 200 ग्राम क्या चाहिए दोस्तों? 200 ग्राम दूध चाहिए, मिल्क चाहिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जी दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति को 40 ग्राम तो तेल और शर्करा चाहिए, 80 ग्राम क्या चाहिए? दाल, और 120 ग्राम क्या चाहिए दोस्तों? फल, और 200 ग्राम क्या चाहिए दोस्तों? 200 ग्राम चाहिए दूध, मिल्क। तो दोस्तों ये थे अपने आज की क्लास दोस्तों, यहीं इसको पूरा करते हैं, और आगे दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इतना ही था दोस्तों।